ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 21 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन बीबीसी से है, ध्यान दीजिएगा। आज का सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर का क्वेश्चन जो नियुक्ति से है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कौन सा नियुक्ति हुआ और नियुक्ति में किसकी नियुक्ति हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन कहां पे किया गया? अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाया गया, एक कहां पे बनाया गया, साथ में प्रतिमा किसकी है, उसका नाम क्या रखा गया और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। साथ में जब दुनिया की सबसे ऊंची है तो उसकी ऊंचाई कितनी है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या बी.आर. अम्बेडकर का इसके पहले कोई भारत में प्रतिमा थी, अगर थी तो क्या नाम था। साथ में देश के बाहर अगर कोई है तो उसका क्या नाम है। और इनके साथ साथ देश भर में जो महत्वपूर्ण स्टैचू है जो हाल ही फिलहाल में बने हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन कहां पे किया गया? विजयवाड़ा। कहां पे? विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। किसकी प्रतिमा है? यह है भीमराव अम्बेडकर, जो कि दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता भी कहे जाते थे। अब बात करते हैं इसका नाम क्या रखा गया। देखो, हिंदी में तो उसका बोला जाएगा सामाजिक न्याय की प्रतिमा, वैसे इंग्लिश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। देखो, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है, इसलिए हमने दोनों लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो जब आंध्र प्रदेश में किया गया तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची है, इसकी ऊंचाई कितनी है। देखो, टोटल इसकी ऊंचाई 206 फीट है, बट 81 फीट का चबूतरा है नीचे का और ऊपर का 125 फीट प्रतिमा। अगर 125 फीट दिया है तो आप 125 फीट लगाएंगे, बट अगर 206 फीट दिया है तो आप 206 फीट लगाएंगे। ठीक है, ये तो बात करते हैं जो अभी वर्तमान में बना है। क्या इसके पहले भारत में भीमराव अम्बेडकर की कोई प्रतिमा थी? जी हाँ, स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि लातूर महाराष्ट्र में थी, भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा थी। और देश के बाहर अभी हाल ही फिलहाल में बना था, उसका क्या नाम रखा गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। कहां पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखो, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जब देश के बाहर की बात की जाए तो भीमराव अम्बेडकर की, अगर देश के अंदर की बात की जाए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि अपने तेलंगाना में है, तो किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजन की, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में है। अब बात करते हैं अपने देश के जो भी हाल ही फिलहाल में और भी स्टैचू बने हैं। कौन बना है? मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ वननेस। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ वननेस। किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य का। कहां पे है? यह है ओंकारेश्वर, यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। ठीक है, इसके साथ साथ कर्नाटक की बात करें, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि कैंप गोड़ा की मूर्ति है। कहां पे? बेंगलुरु में। ठीक है, अब राजस्थान की बात कर ले, स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, जो कि महादेव जी का मूर्ति है। ठीक है, इसके साथ साथ गुजरात में आपको मालूम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। क्या नाम है उसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके साथ साथ और भी महाराष्ट्र में तो आपको बताई दिया स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीतिक से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मतलब आप समझ लो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में सांसद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? किसके लिए? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और क्यों लॉन्च किया गया, साथ में और भी बताएंगे। देखो, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम है ई साक्षी ऐप। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया। देखो, जो सांसद का काम होता है वो पहले पेपर के द्वारा बहुत ज्यादा होता था, इसको क्यों लॉन्च किया गया? जिससे कार्य पेपर पे ना होकर ऑनलाइन पेपरलेस होगा। बात समझ में आया? अब बात करते हैं एमपी लेट से। देखो, एमपी लेट से क्या होता है? इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एल मतलब लोकल, ए मतलब एरिया, डी मतलब डेवलपमेंट, एस मतलब स्किल। इसका मतलब स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए, लोकल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। कि जो नॉन लैप्सेबल फंड होता है, इसका मतलब जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड पारित किया जाता है, मतलब पैसा इनको दिया जाता है। कितना पैसा दिया जाता है? प्रत्येक एमपी को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। देखो, ध्यान दीजिए, जितने भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब चाहे राज्यसभा के, चाहे लोकसभा के, चाहे मनोनीत सदस्य, उनको 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता है। किसके लिए? लोकल के विकास करने के लिए। अब देखो, इस ऐप को लॉन्च किया गया, इसमें क्या होगा? पहली चीज तो यह है कि जो फंड होता है ये नॉन लैप्सेबल फंड, मतलब ये लैप्स नहीं करता। ऐसा नहीं कि
पारित हो गया, अगर ये पूरा खर्च नहीं हो पाया तो पिछली बार खत्म हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, लैप्स नहीं करेगा, ये अगली वर्ष जुड़ जाएगा। बात समझ में आया? दूसरी चीज, ये जो फंड है ये अपने लोकल के विकास के लिए कर सकते हैं। देखो 3 प्रकार के सांसद होते हैं, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा और एक मनोनीत सदस्य। ठीक है, जो लोकसभा होते हैं वो अपने जिले के मतलब जितने क्षेत्र के वो लोग सांसद होते हैं उतने क्षेत्र के विकास के लिए कर सकते हैं। साथ में जो राज्यसभा होते हैं वो पूरे राज्य के, क्योंकि वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो राज्य भर में कहीं भी वो अपने पैसे का यूज कर सकते हैं। साथ में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, मनोनीत सदस्य क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो जब राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है तो पूरे देश भर में विकास के लिए कहीं भी उसको पैसे का यूज कर सकते हैं। ये देखो अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने त्योहार और महोत्सव से लिया हुआ है। ये त्योहार भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9 साल बाद त्योहार हुआ है। देखेंगे 9 साल बाद क्यों हुआ, कहां पे हुआ और इतने 9 साल क्यों नहीं हो रहा था, इसको भी देखेंगे। 9 साल बाद पारंपरिक त्योहार मोह जूझ का आयोजन कहां पे किया गया, कहां पे किया गया, असम के मोरी गांव में। किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पारंपरिक त्योहार मोह जूझ क्या है। पारंपरिक मतलब जो परंपरा से चली आ रही है, जो पिछले समय से चली आ रही है। मोह जूझ क्या है, तो ये भैंसों की लड़ाई है। क्या है ये भैंसों की लड़ाई है। अब बात करते हैं कि 9 साल बाद क्यों प्रारंभ हुआ, 9 साल तक क्यों नहीं, क्योंकि इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया था। अब बात करते हैं बैन क्यों कर दिया गया था। देखो बैन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इस जो भैंसों की लड़ाई होती है इसमें भैंसों को दर्द बहुत होता है। तो आपको मालूम है कि जानवरों के साथ क्रूरता करना गैर कानूनी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, तो जो बंद कर दिया गया था तो अभी शुरुआत क्यों कर दिया गया था। तो भाई आपको पता है राजनीति के लिए, अपने सत्ता के लाभ के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या भैंसों के संबंधित जो क्वेश्चन है, क्या और भी कोई क्वेश्चन है, तो जी हाँ, जल्लीकट्टू जो कि सांडों की लड़ाई है, ये तमिलनाडु में त्योहार मनाया जाता है। नम्मा कंबाला त्योहार जो कि भैंसों की दौड़ है, ये कहां पे, कर्नाटक में कीचड़ भरे खेत में भैंसों की दौड़ होती है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने जीआई टैग से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के खजूर कच्ची खरीक को जीआई टैग का मिला, किस राज्य को मिला और जीआई टैग किसको मिला, कच्ची खरीक को। ये क्या है, ये गुजरात का दूसरा फल है। मतलब गुजरात में 2 फल ऐसे हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा दे दिया गया। दूसरा कौन है, वो है कच्ची खरीक, पहला कौन है, गिर केसर आम। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जीआई टैग होता है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जीआई टैग आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। इसके वर्तमान मंत्री कौन है, वो है पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा के सांसद है। ठीक है, अब बात करते हैं जीआई टैग का क्या होता है। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक का मतलब जो जियोग्राफी है उसके आधार पे आपको कोई सिंबल दे दिया जाए तो अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो विशेष स्थान पे विशेष गुण होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे चाय जो होता है पूरे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, लेकिन अगर दार्जिलिंग का चाय मैं नाम लूंगा इसका मतलब वो स्पेशल कोई चाय है जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में पैदा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट का स्थान की वजह से पहचान होना वो जीआई टैग में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत 2003 से हुआ, 1999 अधिनियम के अंतर्गत। पहली बार किसको दिया गया, दार्जिलिंग चाय को, जो कि 2004 में दिया गया था। अब सबसे सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन है, वो है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र जीसी होगा यहाँ पे, आईआईजीसी कहां लॉन्च किया गया। अब देखो इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर कहां पे लॉन्च किया गया और ये जो ग्राफीन सेंटर है क्या करेगा। सबसे पहले देखेंगे कहां पे लॉन्च किया गया, कहां पे लॉन्च किया गया, मकेर गांव कोच्चि जो कि केरल की राजधानी है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये भारत सरकार और केरल सरकार मिलकर लॉन्च करेंगे। साथ में इसमें टाटा जो कंपनी है वो भी इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इंडिया ग्राफीन सेंटर है क्यों खोला जा रहा है, क्या है। तो ये जो ग्राफीन है इसके रिसर्च और विकास के बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ग्राफीन क्या होता है। देखो ग्राफीन यह कार्बन की एकल परमाणु जाली से बना होता है। जो ग्रेफाइट होता है ना वो हेक्सागोनल में कोवैलेंट बैंड में बंधे होते हैं। इसका मतलब हुआ उसमें बहुत सारे परत होते हैं। जो ग्रेफाइट होता है उसमें बहुत सारे परत होते हैं, उसमें से अगर एक परत निकाल दिया जाए तो ग्राफीन हो जाएगा, अगर बहुत सारे परत हो जाएगा तो ग्रेफाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक परत निकाल देंगे वो ग्राफीन हो तो जाएगा। ग्राफीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब इसका रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इसका डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक। सुचालक का मतलब जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो, कुचालक का मतलब इंसुलेटर।
जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग उच्च तापीय हाई टेम्परेचर एवं सुचालक के लिए करते हैं, साथ में उच्च शक्ति और टिकाऊपन। भले ही इसका जो परत होता है एक ही परत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें पावर होता है, साथ में टिकाऊपन होता है। अरे अभी आपको मालूम है क्या, एरोप्लेन में एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके ग्राफीन का उपयोग कर रहे हैं। अब समझ लो कितना इसका इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर बात कर ले केरल के मुख्यमंत्री, तो वह पिनरई विजयन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ नियुक्ति से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नियुक्ति हुआ। अब देखेंगे कौन सा नियुक्ति हुआ। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अब देखो सशस्त्र सीमा बल क्या होता है, इसकी शुरुआत कब से हुआ, इनको भी देखेंगे। नियुक्ति इसके हेड किसको बनाया गया? आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी को। अब बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल क्या होता है, ये क्या कार्य करता है। तो देखो जो ये एक अर्धसैनिक बल है जो कि सीएपीएफ का जो 6 भाग होता है उसी का एक भाग होता है। ये कहाँ पे सुरक्षा करते हैं? ये जो भारत और नेपाल का सीमा है, बॉर्डर है, और भारत और भूटान, भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा का सुरक्षा करते हैं। देखो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जब भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ, आपको युद्ध क्या हुआ, मतलब चीन के द्वारा धोखे से आक्रमण कर दिया गया था भारत में। तो उसी दौरान भारत सरकार के द्वारा ये समझ में आया कि चीन की बॉर्डर सुरक्षा उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने धोखे से आक्रमण करके मतलब युद्ध हो गया। तो यहाँ पे भी भूटान में और नेपाल में भी अपनी सीमा को और मजबूती बनाने के लिए सशस्त्र सीमा बल की शुरुआत किया गया। समझ गए? ओके, इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।